नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आप सभी का अपने चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम कर रही हूँ। आज मैं जिस वीडियो को लेके आई हूँ वो रिसर्च से रिलेटेड है, मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी के टॉपिक्स को हम अब कुछ वीडियोस में कवर करेंगे, क्योंकि राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसरशिप लोक सेवा आयोग का फिर से एग्ज़ाम आ गया है और कुछ लोगों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया है कि मैं फिर से इस पे वीडियोस बनाना शुरू करूं और सिलेबस में ये सारी चीज़ें भी हैं, तो मैं इसे लेकर के आई हूँ। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने रिसर्च के बारे में हाउ टू राइट अ गुड रिसर्च पेपर इस पे वीडियो बनाया था, बट अब मैं पूरा थ्योरेटिकल लेकर के आई हूँ। और सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 10K तक मुझे पहुँचाया। ये जर्नी आप आगे भी कंटिन्यू रखिएगा, बस यही उम्मीद है। चलिए आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। आज जो मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को वो है काइंड्स ऑफ रिसर्च। देखिए, हो सकता है आप में से कई लोग पीएचडी कर रहे हों, कई लोग एमए के विद्यार्थी हों, और सभी सिलेबस में, इवन यूजी के पीजी के सभी सिलेबस में हम रिसर्च के टॉपिक्स को पढ़ते हैं। और अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया है, उसमें पूरा प्राइमरी लेवल से लेके हायर एजुकेशन तक में पूरी तरह से चेंज करने की बात कही गई है। और बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में तो एनईपी लागू भी हो गया है। तो हायर एजुकेशन से चूंकि मैं बिलोंग करती हूँ, तो हायर एजुकेशन में एनईपी में रिसर्च एंड इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, तो इसलिए इस तरह से भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ रिसर्च। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि रिसर्च के प्रकार क्या होते हैं। मतलब जब भी आप वाइवा देने, मतलब इंटरव्यू देने जाते हैं, आप पीएचडी सबमिट कर लिए या पीएचडी का इंटरव्यू है, सबसे पहले, या आप कोई फील्ड वर्क किए हैं, छोटा ही फील्ड वर्क किए हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका रिसर्च किस तरह का है। मतलब आपका रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च है कि एक्शन रिसर्च है। ये बहुत तरह से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। तो जो रिसर्च के प्रकार होते हैं वो 5 तरीके से होते हैं। पहले ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब किस उद्देश्य को लेकर के आप रिसर्च करने जा रहे हैं। इस तरह से रिसर्च के 2 टाइप्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच ऑफ रिसर्च, रिसर्च का क्या अप्रोच है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिसीशन इन द रिसर्च फाइंडिंग्स, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फाइंडिंग्स, जो अंत में फाइंडिंग निकल के आया है उससे भी पता चलता है कि रिसर्च का क्या, किस तरह का रिसर्च किया है आपने। और नेशनल साइंस फाउंडेशन ने भी रिसर्च के टाइप्स को डिफाइन किया है। अब एक एक करके हम इसको पूरे को समझने की कोशिश करेंगे। एक मिनट, ये ठीक है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इस बेसिस पे भी हम रिसर्च को देखते हैं। उसमें पहला है फंडामेंटल रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। ठीक है, आपको एक्शन रिसर्च पे मैं डिटेल वीडियो अगले में दूंगी। पहले बस यहाँ पर हम जानेंगे कि फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है और एक्शन रिसर्च क्या होता है। जब आप इस डिफरेंस को समझ जाएंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका रिसर्च किस तरह का है। ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच ऑफ रिसर्च, रिसर्च का क्या अप्रोच रहा है, मतलब आपका जो रिसर्च है वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है या क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है, ये भी आप जब अंतर जानेंगे तो अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिसीशन इन रिसर्च फाइंडिंग्स, इसमें आप बता पाएंगे कि आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है या नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। एंड देन एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्रिप्टिव, विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फाइंडिंग, कि जो हमारा फाइंडिंग्स निकल के आया उसके बेसिस पे हमारा जो वो है रिसर्च है वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च मेनली कंसर्न विद द थ्योरीज एंड लॉ एंड प्रिंसिपल, एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कंसर्न विद द फैक्ट्स। इसके साथ ही एक और तरह का रिसर्च होता है जिसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ये भी आप आगे चल करके समझेंगे। तो ये मैंने 4 बेसिस पे बताया। 5वां जो नेशनल साइंस फाउंडेशन एक्सप्लेन करता है वो 3 तरह का रिसर्च बताता है। बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च। बेसिक रिसर्च क्या है, ओरिजिन और यूनिक इन्वेस्टिगेशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। ज्ञान ऑलरेडी है, ठीक है, आप जानते ही कि रिसर्च कर करके पूरे हमारे विश्व में हमारे जो एजुकेशनल इकोसिस्टम है वहाँ पर एक नॉलेज रेडी हो गया है, बहुत सारा ज्ञान का भंडार हो गया है। उस
नॉलेज में और एडवांसमेंट आते जाए, इस तरह के रिसर्च को बेसिक रिसर्च कहते हैं। अप्लाइड रिसर्च मतलब यूटिलाइजेशन इन प्रैक्टिस, जो रिसर्च आगे चल करके प्रैक्टिस में आए। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ देना चाहूँगी। अभी 2-3 दिन पहले जो सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर थे बिंदेश्वरी पाठक जी का देहांत हो गया, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उन्होंने जो रिसर्च किया वो अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान में किस तरह से सुलभ जो शौचालय हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और ये उन्होंने जो रिसर्च किया उसका आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में है। तो इस तरह के रिसर्च को हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है डेवलपमेंट रिसर्च। इसमें क्या है, यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल डिवाइसेस, जो मेनली इंजीनियरिंग के स्टूडेंट या साइंस के जो स्टूडेंट करते हैं, जिसमें कि साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल करके वो नए नए मटेरियल्स और नए नए डिवाइसेस बनाते हैं। इस तरह के रिसर्च को हम डेवलपमेंट रिसर्च कहते हैं। तो ये नेशनल साइंस फाउंडेशन के बेसिस पे था। अब एक एक करके जो इधर हम लोगों ने पढ़ा है, ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच ऑफ रिसर्च, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिसीशन इन द रिसर्च फाइंडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फाइंडिंग, इन सारे पे हम लोगों ने जो 2, 4, 2, 6, 8 तरह के रिसर्च पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च, उसको अब हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले जानना है हमें एक्शन रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च क्या है। ठीक है, एक्शन रिसर्च में मैं अभी फिर से आपको बोल रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो डिटेलिंग में आएगा। फिलहाल हमें ये जानना है कि एक्शन रिसर्च बेसिकली वहाँ किया जाता है जैसे किसी आप स्कूल, कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूशन से आप जुड़े हैं और वहाँ पर अगर कोई समस्या है, उस समस्या को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके सोल्यूशन तक पहुँचने के लिए जो आप रिसर्च करते हैं वो एक्शन रिसर्च होता है। पर्पस क्या है एक्शन रिसर्च का? इम्प्रूवमेंट इन स्कूल एंड क्लासरूम टीचिंग प्रोसेस। ठीक है, जो मैंने बताया अभी कि बेसिकली जो क्लासरूम में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो रिसर्च हो रहे हैं वहाँ के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके सोल्यूशन तक पहुँचने के लिए ऐसे रिसर्च एक्शन रिसर्च कहलाते हैं। इनका पर्पस ये है। फंडामेंटल रिसर्च क्या है? जो बेसिकली और रिसर्च होता है जैसे कंट्रीब्यूट न्यू नॉलेज इन फॉर्म ऑफ न्यू थ्योरीज, फैक्ट्स एंड ट्रूथ। हम इस तरह का रिसर्च करें जिसमें कि हम ज्ञान को और आगे बढ़ाए, उसमें नए नए थ्योरीज को ऐड करें, फैक्ट्स को ऐड करें, ट्रुथ को ऐड करें। इस तरह के रिसर्च जो है वो फंडामेंटल रिसर्च कहलाते हैं। इन्वेस्टिगेटर अगर देखा जाए दोनों के में, तो एक्शन रिसर्च में बेसिकली जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो वहीं से जुड़े होते हैं। जैसे अगर आप किसी स्कूल, कॉलेज पे कर रहे हैं तो आप ही वहाँ के एम्प्लॉय होंगे, आप ही वहाँ के शिक्षक होंगे। तो इन्वेस्टिगेटर वही होता है, मस्ट बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम। और फंडामेंटल रिसर्च में और मे नॉट रिलेटेड विद द प्रॉब्लम। जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम आप उससे जुड़े हों। जैसे कि अगर आपको, मैं चूंकि बनारस में हूँ तो यहाँ पर बुनकर जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, वीवर्स हैं। अगर आपको बुनकर्स का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जानना है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप भी वीवर्स हों। ठीक है, आप जा करके स्टडी करके उनके प्रॉब्लम्स को जान सकते हैं। दैट इज फंडामेंटल रिसर्च। पर एक्शन रिसर्च में आपको डायरेक्टली एसोसिएटेड होना होगा। आप जिस कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी, जिस क्लासरूम में आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आपको वहाँ का सदस्य होना पड़ेगा। ठीक है, आपको होना रहता है। प्रॉब्लम्स कैसे हम इसका देखते हैं? अधिकतर हम लोकल प्रॉब्लम्स उठाते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उठाते हैं, सेलेक्टेड बाय द वर्कर्स हिमसेल्फ। जो वहाँ का वर्कर है वही प्रॉब्लम्स को उठाएगा उसी जगह का। इसीलिए लोकल प्रॉब्लम ना, किसी हर यूनिवर्सिटीज़, हर स्कूल्स, हर कॉलेजेस के जो समस्याएं हैं वो मे भी अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर आप वहाँ के वर्कर्स होंगे तो आप ही वहाँ की समस्या को उठा करके रिसर्च करेंगे और फिर सोल्यूशन तक पहुँचेंगे। तो वो लोकल प्रॉब्लम हुआ। जरूरी नहीं कि वो प्रॉब्लम हर जगह आपको देखने को मिले, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हुआ क्योंकि आप रोज उन समस्याओं को देख रहे हैं। फंडामेंटल रिसर्च में क्या होता है? ब्रॉड, ये ब्रॉड होता है, रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ सोशल स्टडीज, मे सेलेक्टेड बाय द रिसर्चर और बाय द एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स। जरूरी नहीं है कि जो वहाँ का सदस्य है वो भी स्टडी कर सकता है और बाहरी लोग भी रिसर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बुनकरों का एग्जाम्पल दिया, तो दैट इज फंडामेंटल रिसर्च। तो आप अगर रिसर्च में इन्वॉल्व हैं या आप डिसर्टेशन कर रहे हैं, आप फील्ड वर्क कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक्शन रिसर्च कर रहे हैं या फंडामेंटल रिसर्च कर रहे हैं। मतलब आपका रिसर्च किस तरह का है।
हाइपोथेसिस के बेसिस पे देखा जाए, जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम्स के कारण है उसी में से निकल करके बनता है, और फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम रैशनल, यहाँ तार्किकता के आधार पर ही हम ये इसके हाइपोथेसिस को फ्रेम करते हैं। एक्शन रिसर्च का अगर डिज़ाइन देखें, रिसर्च डिज़ाइन जो हम बनाते हैं फ्लेक्सिबल होता है, चेंज अकॉर्डिंग टू द वर्कर, जो वहाँ का वर्कर है। पहले ही मैंने बताया कि एक्शन रिसर्च वही कर सकता है जो उस जगह से डायरेक्टली एसोसिएटेड हो, तो वो अपने हिसाब से उसका डिज़ाइन भी ड्रॉ कर सकता है। मतलब डिज़ाइन रिसर्च डिज़ाइन में फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, बल्कि फंडामेंटल रिसर्च जो होता है वो रिजिड होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज इज इसेंशियल, उसमें हमको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज होना ही चाहिए। मतलब अगर आप वीवर्स की स्टडी करने जा रहे हैं तो उससे पहले लोगों ने क्या स्टडी किया, लोगों ने और क्या क्या बताया, ये आपको नॉलेज पहले से होगा, इसीलिए हम लोग लिटरेचर रिव्यू करते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग एक्शन रिसर्च में ऐसा ज़रूरी नहीं है। सैम्पलिंग अगर हम देखें तो नॉट प्रॉब्लम ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग में सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो रिसर्च में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि अगर हमें कहीं पर स्टडी करने जाना है तो हम सैम्पलिंग कैसे लेंगे, इसके लिए बहुत बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। एक्शन रिसर्च में सैम्पलिंग बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, क्योंकि हम किसी स्कूल पे, किसी क्लासरूम पे ही हम स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ के जो स्टूडेंट होंगे हम सिंपली उनको ले सकते हैं एज अ रिस्पोंडेंट। बट फंडामेंटल रिसर्च में सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो सैम्पलिंग स्टाइल, क्या हम किस टेक्निक को अडॉप्ट कर रहे हैं, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम होता है फंडामेंटल रिसर्च में। नॉलेज एंड ट्रेनिंग ऑफ द सैम्पलिंग टेक्निक इज इसेंशियल, तो यहाँ पर हमें पूर्व ज्ञान होना चाहिए सैम्पलिंग टेक्निक का, कि सैम्पलिंग टेक्निक किस किस तरह के होते हैं, हम किस तरह से, मतलब हम रैंडम सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम कौन से सैम्पलिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करके हम रिसर्च करेंगे। डेटा कलेक्शन में ऑब्जर्वेशन यहाँ पर मस्ट होता है, क्योंकि आप उसी स्कूल के कर्मचारी हैं, आप टीचर हैं, तो आप ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे। ठीक है, और कुछ स्टैंडर्ड टूल्स का थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर देंगे फॉर द डेटा एनालिसिस। पर फंडामेंटल रिसर्च में हमें तो स्टैंडर्ड टूल्स का इस्तेमाल करना ही करना होगा, नहीं करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो बहुत सारे टूल्स हैं, SPSS है, एक्सेल पे भी लोग करते हैं, और भी बहुत सारे टूल्स डेवलप हो चुके हैं। किसी भी टूल्स का हेल्प लेकर के आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, फिर आप डेटा एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, ये वाले समझाया। और कंक्लूजन में देखें, इन फॉर्म ऑफ रेमीडियल मेजर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द फंड ऑफ नॉलेज। एक्शन रिसर्च जो है वो एक तरह का सिर्फ रेमीडियल मेजर्स है, मतलब किसी स्कूल में, किसी स्कूल के किसी क्लासरूम में अगर कोई प्रॉब्लम है, उस पर हम रिसर्च करके फाइंड आउट कर रहे हैं और फिर उसके सोल्यूशन तक पहुंच रहे हैं, तो एक तरह का हम रेमेडी ही तो कर रहे हैं ना, तो रेमीडियल मेजर्स हम अप्लाई करें, तो एक्शन रिसर्च इज जस्ट लाइक अ रेमीडियल मेजर्स। और जो स्टॉक ऑफ नॉलेज पूरे वर्ल्ड में है हमारे, उसमें इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि ये लोकलाइज्ड प्रॉब्लम्स तक ही है। बट जो फंडामेंटल रिसर्च है, ये तो जो ऑलरेडी नॉलेज है उसमें ये कंट्रीब्यूट करने का काम करता है, और आगे चल के थ्योरीज, फैक्ट्स, प्रिंसिपल के निर्माण का भी, सिद्धांतों के निर्माण का भी कार्य करता है। तो आपने एक्शन रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च समझ लिया। अब क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, इसको बहुत इजी वे में यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ। ये जो पिंक लाइन के इस तरफ है, ये क्रॉस सेक्शनल रिसर्च स्टडीज़ है, और ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ है। देखिए, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ मतलब कि आप एक समय पे अलग अलग ग्रुप का स्टडी करेंगे, ठीक है, पर टाइम एक ही होगा। देखिए लिखा है ना, टाइम वन, मतलब एक ही समय पे जब आप अलग अलग ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं, तो दैट स्टडी इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेती हूँ कि अगर आप वीकर सेक्शन की स्टडी कर रहे हैं, तो वीकर सेक्शन में क्या क्या आता है? वीकर सेक्शन में आता है SC आते हैं, ST आते हैं, OBC आता है, ठीक है, माइनॉरिटीज़ आते हैं, एंड विमेन आता है। ये सब क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में ये सब वीकर सेक्शन में आते हैं। तो अगर आपको वीकर सेक्शन की स्टडी करना है, तो एक ही समय में, मतलब आज मान लीजिए 2023 है, आप 2023 के किसी मंथ पे आप स्टडी करने, किसी मंथ में
आप स्टडी करने जा रहे हैं तो आप अलग अलग ग्रुप को ले रहे हैं कि मान लीजिए मुझे वीकर सेक्शन पे काम करना है तो मैं SC ले लेता हूँ और विमेन ले लेता हूँ, ठीक है। इस पे स्टडी आप कर रहे हैं तो आपने ग्रुप अलग अलग लिया बट टाइम एक ही लिया, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। और जब लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज होता है इसमें ग्रुप एक ही रहता है, ठीक है, ग्रुप इसमें एक ही रहता है। देखिए ग्रुप वन और ग्रुप वन, बट टाइम अलग अलग हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी कि अगर आपको विमेन स्टडीज करना है तो आप अगर देखेंगे कि एंशिएंट इंडिया में क्या विमेन का स्टेटस था, मेडिवल इंडिया में क्या स्टेटस था, फिर मॉडर्न इंडिया में स्टेटस क्या है विमेन का, और कंटेम्पररी जो वर्ल्ड है या इंडिया है उसमें विमेन का क्या स्टेटस है। देखिए टाइम बदल गया बट जो ग्रुप है वो क्या है, विमेन ही है। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। तो अगर आप रिसर्च कर रहे हैं और आपसे इंटरव्यू में पूछे तो फटफट बोलिएगा कि माई रिसर्च इज आप बोल सकते हैं कि माई रिसर्च इज फंडामेंटल रिसर्च और क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। अगर आप इस तरह के टर्म को बोलेंगे ना तो आपका जो स्टैंडर्ड होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, बट इसके लिए पहले आपको मीनिंग समझना होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया ये पूरा क्रॉस सेक्शनल रिसर्च और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। अब हम लोग आगे चलते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडीज और नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। बेसिकली जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होता है वो ज़्यादातर साइंस में कंडक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है और जो कंडीशंस है, ठीक है, वो इन्वेस्टिगेटर्स के थ्रू मैनिपुलेट हो सकता है। जैसे साइंस में हम लैबोरेटरी में स्टडी कर रहे हैं और उनका सब्जेक्ट है और वो जो कंडीशन ले रहे हैं कि किस किस कंडीशन में वो रिसर्च कर रहे हैं, दैट विल बी मैनिपुलेटेड बाय द इन्वेस्टिगेटर्स, ठीक है। बट जो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि द इन्वेस्टिगेटर डज समथिंग टू अफेक्ट द सब्जेक्ट स्टडीड एंड देन डिटरमाइन द इफेक्ट्स ऑफ दोज मैनिपुलेशन। बट जो नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होता है बेसिकली ज़्यादातर सोशल साइंसेज में होता है, इसमें कंडीशंस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है ना कि जो सोशल साइंस के रिसर्च होते हैं फार मोर डिफिकल्ट फ्रॉम द कंपैरेटिवली टू द साइंस के जो रिसर्च होते हैं उससे ज़्यादा डिफिकल्ट जो होता है वो सोशल साइंस के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। इन्वेस्टिगेटर्स जो होता है वो कंडीशंस पे कंट्रोल नहीं रखता है, इसीलिए जो एरर होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। बल्कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कांस्टेंट अटेम्प्ट्स होते हैं बाय द इन्वेस्टिगेटर्स, तो यहाँ पर एरर होने की संभावनाएं कम होती हैं। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ और नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ आप समझ गए। इसको मैं एक चार्ट के थ्रू बताई हूँ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी मैनिपुलेटेड और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड बाय द इन्वेस्टिगेटर्स। रिप्रेजेंट प्योर कॉजल इफेक्ट मॉडल। यहाँ पर कॉजल इफेक्ट मॉडल पूरी तरह से काम करता है। कॉजल इफेक्ट मतलब किसी चीज़ के होने से क्या हो सकता है, कॉज एंड इफेक्ट। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव मॉडल और कॉजल मॉडल दोनों हम अप्लाई करते हैं इन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कंट्रोल ऑफ सम ग्रुप, आप ऑलरेडी पढ़ लिए कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे हम कुछ ग्रुप्स पे कंट्रोल कर सकते हैं, पर नॉन एक्सपेरिमेंटल में तो कंट्रोल बिल्कुल नहीं हो सकता। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कॉमनली परफॉर्म्ड इन लैबोरेटरी, दैट पहले ही आपको बताया कि ये साइंस से रिलेटेड है। एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कॉमनली परफॉर्म्ड इन नेचुरल एनवायरनमेंट। Okay, extraneous variables is strictly prevented from the output and extraneous variables is not strictly prevented from the output. These are the basic difference between the experimental research and non-experimental research. You have to find out whether your research is experimental research or non-experimental research. If you are the student of social science, most of the research is related to the non-experimental research. Okay, and the last three, descriptive research, explanatory research and exploratory research. Descriptive research क्या है? Describe और defines a particular phenomena. कोई भी घटना घट रही है तो उसको डिफाइन जो करता है, उसको जो डिस्क्राइब करता है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जो है वो वाई का देता है जवाब कि आखिर जो घटना घट रही है वाई, क्यों, ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च देता है। एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो मेनली हम साइंस में यूज़ करते हैं। कंडक्ट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट जो करने जा रहे हैं उसके शुरुआती दौर में हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर लेते हैं। यूजुअली व्हेन अ रिसर्चर वांट टू टेस्ट द फिजिबिलिटी ऑफ द कंडक्टिंग अ मोर एक्सटेंसिव स्टडी। तो आपको ये भी जानना होगा कि आपका जो ये मतलब आप जब भी हम रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखते हैं तो लिखते हैं कि जो रिसर्च है वो मेरा डिस्क्रिप्टिव है और एक्सप्लेनेटरी है। डिस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लेनेटरी है, एक्सप्लोरेटरी। आपको ये डिफरेंस जानना होगा और आगे के वीडियोस जो भी आते जाएंगे उसमें आपको धीरे धीरे और इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि डे 1 से ही हम इस रिसर्च को समझें, क्योंकि मैं एक एक करके आगे बढ़ूंगी रिसर्च के टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए। थ्योरेटिकल ज़्यादा मैं लेकर के चलूँगी क्योंकि हमारा जो थ्योरीज़ है वो बहुत क्लियर होने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से आपको रिसर्च के ये सारे टाइप्स काइंड्स पता चल गए होंगे। डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, फिर उसके बाद से क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, एक्शन रिसर्च एंड फंडामेंटल रिसर्च। और अगले वीडियो में मैं एक्शन रिसर्च पे और डिटेलिंग करूँगी। बेसिकली आज आपको समझ में आ ही गया होगा, फिर भी एक सेपरेट उसका मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।